नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो विजन मैगजीन के अगस्त मंथ का मंथली कंपाइलेशन का डिस्कशन चल रहा था, उसमें आज हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हमारे जो टॉपिक थे उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं में जो अगला टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्या किया जा रहा है इंडिया में। जो क्रिमिनल लॉ थे हमारे, जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, उनमें कुछ रिफॉर्म किए गए हैं, उनके नाम बदले गए हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है, तो उनके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे बताया गया यहाँ पे कि ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में क्यों है, तो लोकसभा में एक बिल लेकर आया गया है जो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ है, यानी कि जो आपराधिक कानून है, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, उनके नाम बदले जाएंगे और उनमें जो कुछ चेंजेज हैं वो समय और परिस्थिति के हिसाब से जो चेंज जरूरी थे वो चेंज भी किए जाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि 3 बिल लेकर आए गए हैं। पहला बिल है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और ये बिल किसको रिप्लेस करेगा, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है 1860 वाला, उसको रिप्लेस करेगा। फिर दूसरा जो बिल लेकर आया गया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और ये किसको रिप्लेस करेगा, सीआरपीसी जो है हमारी, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको रिप्लेस करेगा ये। और एक लाया गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ये किसको रिप्लेस करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो इन्हीं 3 बिलों के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और ये बिल किसको भेजे गए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसके पास ये बिल रेफ़र किए गए हैं। तो इन बिलों की आवश्यकता क्या थी, उनके बारे में हम पहला थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि इन बिलों की ज़रूरत क्या हुई, क्यों सरकार इन बिलों के नाम चेंज कर रही है, या इन बिलों के आईपीसी है जिसके समय हम बहुत समय से हमारे इंडिया को कवर कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम को, क्रिमिनल सिस्टम को कवर अप दे रहे हैं, पूरा हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उन्हीं से चल रहा है, तो उनको क्यों चेंज कर रही है सरकार। तो इनके बारे में बताया गया यहाँ पे। नीड ऑफ दीज बिल, यानी इन बिलों की आवश्यकता क्या थी, एड्रेसिंग लार्ज पेंडेंसी इन कोर्ट, यानी कोर्ट में क्या है, क्योंकि जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या सबॉर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उनमें लगभग 4.7 करोड़ केस क्या है, पेंडिंग है। तो उन पेंडिंग केसों को देखते हुए हमारे जो कानून है उनमें जो क्रिमिनल कानून है उनमें चेंज करने की ज़रूरत थी, इस वजह से ये बिल लेकर आए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, टाइमली जस्टिस डिलीवरी, यानी कि समय पर न्याय न होना। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, एक डाटा दिया गया है कि हमारी जेलों में 70% जो कैदी हैं वो ऐसे हैं जो जिन पर दोष साबित नहीं हुआ है, लेकिन 70% जो प्रिजनर है वो कैसे हैं, हमारी जेलों में बंद है और जो अभी किसी दोष के लिए उन पर दोष साबित नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इतना डिले होता रहता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख होती रहती है, तो उनको टाइम पर जस्टिस नहीं मिल पा रहा। तो उस वजह से भी ये बिल लाने की आवश्यकता है। और तीसरा जो रीज़न बताया इन्होंने बताया, इंक्रीजिंग कन्वेक्शन रेट, यानी कन्वेक्शन रेट क्या होता है, यानी जब कोई क्राइम होता है उस क्राइम में जो लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर कन्वेक्शन चार्ज जो है वो साबित नहीं हो पाता, यानी उनका दोष साबित नहीं हो पाता और वो निर्दोष छूट जाते हैं। तो क्यों छूट जाते हैं, क्योंकि एविडेंस के अभाव में, सबूतों के अभाव में वो निर्दोष छूट जाते हैं, सबूत इतने काफ़ी नहीं होते जिस वजह से वो छूट जाते हैं। तो इसके लिए भी ये बिल लाया गया है, इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जो क्या करेंगे, कन्वेक्शन रेट को, यानी दोष सिद्ध करने वाले के रेट को बढ़ाएंगे। और फिर आगे क्या किया गया है, इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या किया जाएगा, इवोल्यूशन किया जाएगा, यानी उनमें समय के साथ जो चेंज जरूरी थे वो चेंज किए जाएंगे। और जो लास्ट इसका एस्पेक्ट बताया जा रहा है वो है इरेजिंग कॉलोनियल लेगासी, यानी कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है, जो अंग्रेजों की गुलामी के जो कानून थे, अंग्रेजों के समय के जो कानून थे, उनको भी हमें कहीं ना कहीं नाम बदलना था, उनका नाम बदलना था कि हम उन्हीं के कानूनों का उतर ढो रहे हैं। तो उस वजह से भी ये बिल लाए गए हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से ये कहा भी था कि हम हर तरह की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, उस मानसिकता से, उस सोच से, उन कानूनों से सब तरह से मुक्त होना चाहते हैं। तो इस वजह से ये बिल लाए गए हैं। तो सबसे पहला जो बिल है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये क्या करता है भारतीय न्याय संहिता, ये हमारा
इंडियन पीनल कोड है 1860 वाला, उसको रिप्लेस करेगा। तो जैसे इंडियन पीनल कोड के बारे में बताया गया यहाँ पे, जैसे कहा गया कि 1834 में पहला इंडियन लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था। जैसा कि आपको पता है 1834 पहली बार कोई विधि आयोग बनाया गया था और जिसका हेड था वो कौन था, लॉर्ड मैकाले, यानी कि जो मैकाले था उसका हेड था, उसके बारे में बताया गया है। तो उसी की मतलब रिकमेंडेशन पर इंडियन पीनल कोड 1837 में लाया गया था और यही 1857 के बाद 1860 में मतलब अप्लाई किया गया कि इसे लागू किया जाए और 1862 में पूरी तरह लागू हो गया था। लेकिन पूरी तरह इनेक्ट कब हुआ था, 1860 में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड 1860। और ये पूरी तरह इफेक्ट में कब आया था, 1862 में। और फिर भारत की आज़ादी के बाद इसमें कई चेंज किए गए और इसमें मतलब कुछ कानून थे, कुछ लूप होल थे, उन पर भी ध्यान दिया गया और उन पर धीरे धीरे काम होता रहा। लेकिन अब इसको पूरी तरह चेंज किया जा रहा है, उसका नाम बदल दिया जा रहा है और उसमें जो कुछ एक्ट ऐसे थे जो हमारे आज के हिसाब से, यानी अंग्रेज़ों की सरकार के हिसाब से तो वो सही थे, लेकिन आज के हिसाब से वो सही नहीं है, तो उन पर बदलने की यहाँ पे सिफारिश इन बिल में की गई है। जैसे मेजर प्रोविज़न क्या है इस बिल के, सेडिशन, यानी सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि इसमें एक धारा थी सेक्शन 124A जो क्या करती थी, सेडिशन के चार्ज लगा दी थी। तो इस बिल के द्वारा इस सेडिशन नाम के जो चार्ज हैं इनको हटाने की बात कही गई है, उनकी जगह कुछ अलग प्रोविज़न यहाँ पे जोड़ी गई है। जैसे कोई देशद्रोह करता है, आर्म्ड रिबेलियन करता है, सबवर्सिव एक्टिविटीज यानी ऐसी भड़काऊ एक्टिविटी करता है तब कोई चार्ज लगेगा, और सेपरेटिस्ट यानी अलगाववाद की भावना पैदा करता है कोई, तब ये जो एक्ट है मतलब वो अप्लाई होगा। या इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेडिशन था उसमें ये बातें कही गई थी, इन चीज़ों के लिए किसी पर देशद्रोह का जो आरोप है वो लगाया जा सकता था। जैसे कोई देश की अखंडता और मतलब संप्रभुता को ख़त्म करने की बात करता है, या आर्म्ड रिबेलियन को उकसाता है, या कहीं पे विद्रोह की भावना पैदा करता है, तो उस पर देशद्रोह का चार्ज लगा देती थी सरकार। और इसकी धारा थी 124A जिसके बारे में लॉ कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सजेस्ट किया था कि इस जो देशद्रोह का कानून है वो आज के समय भारतीय नागरिकों के लिए सही नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अब इसमें क्या चेंज किया गया है, इसमें कहा गया है दीज ऑफेंसेस में इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और साइन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और द यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, दीज विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड ए फाइन। यानी कि अब क्या मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा देशद्रोह के कानून में, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 7 ईयर की सजा दी जाएगी। इस तरह की बात यहाँ पे कही गई है। फिर यहाँ पे जो आतंकवाद है उसको एक ऑफेंस माना गया है। द बिल डिफाइंस टेररिज्म एज एन एक्ट दैट इंटेंड टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी टेररिज्म को क्या किया गया है यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई है। जैसे फायर आर्म बनाना, बॉम्ब बनाना, या कोई ऐसे खतरनाक केमिकल या हथियार बनाना, या डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, डिसरप्टिंग एसेंशियल सर्विस यानी आवश्यक सेवाओं को बाधित करना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो देश की जनता को, देश की इंटीग्रिटी को, देश की अखंडता को मतलब परेशान करे, तो उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया। और यहाँ पे ये कहा गया है जो UAPA कानून था 1967 वाला, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट वाला, उसमें उनको शामिल किया जाएगा। फिर इसमें क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एन ऑफेंस, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं जैसे किडनैपिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गई, फाइनेंशियल स्कैम हो गए, साइबर क्राइम हो गया, तो उसको भी अनलॉफुल एक्टिविटी यहाँ पर माना गया है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था, क्योंकि समय बदलते हुए समय के साथ क्राइमों के तरीके भी क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। जब ये कानून बने थे न तो तब स्मार्टफोन थे, न कोई स्मार्ट बैंकिंग थी, न कोई डिजिटल बैंकिंग थी, लेकिन आज के समय ये चीज़ें आ रही हैं तो इनके थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। तो उस तरह की एक्टिविटी क्या की जाएंगी यहाँ पे, उनको डिफाइन किया गया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उनके कुछ नाम बताए गए हैं और उनको भी क्या किया जाएगा, कर्टेल किया जाएगा यानी रोका जाएगा यहाँ पर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि जैसे ये बता रहे हो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि यहाँ पे अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर नहीं बताई गई है, जिस वजह से सरकार फिर से उन एक्टिविटी में लोगों को फंसाकर दोबारा से उन पर मतलब सज़ा उनको दी जा सकती है। इनहेंस्ड पुलिसिंग पावर, यानी पुलिस की पावर को क्या कर रहा है ये कानून, दोबारा से बढ़ा रहा है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर कुछ अनावश्यक छूट दी गई है।
और डिले इन एग्जिस्टिंग ट्रायल, यानी कि जब कोर्ट समझेंगे इन कानूनों को, इनकी जो एप्लीकेशन है उनकी, तो ये क्या करेंगे, ये पेंडिंग बढ़ाएंगे, प्रोसीडिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा ये। तो डिले क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग यानी जो कानून चल रहे हैं, जो ट्रायल चल रहे हैं, उनमें क्या होगा, डिले होगा। लाइकली टू बी बॉम्बार्ड विद इंटरप्रिटेशन, यानी कोर्ट को नए नए शब्द मिलेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोबारा से इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि उनको देखेंगे क्या सही है, उनकी व्याख्या करेंगे, तो दोबारा से क्या होगा, कोर्ट में डिले होगा। फिर जो दूसरा जो कानून लेकर आया गया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये किसको रिप्लेस करता है, CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वाला, उसको रिप्लेस करेगा ये। क्योंकि जैसे कोई हमारे यहाँ एक तो होता है सिविल मैटर, एक होता है क्रिमिनल मैटर, तो CRPC में जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उनमें उनको सज़ा दी जाती है। यानी जैसे आप जानते होंगे, जैसे टैक्स चोरी का मामला क्या हो गया, सिविल मामला हो गया, या जैसे किसी ने किसका सिर फाड़ दिया या किसी ने किसका हाथ काट दिया, तो ये कैसे केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस। तो जो क्रिमिनल केसेज होते हैं, आपराधिक कानून होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उनमें CRPC के तहत सज़ा दी जाती है। तो उसका भी नाम यहाँ पे चेंज किया गया और उसके लिए भी एक अलग बिल लाया गया है, उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो CRPC पहली बार 1882 में लाया गया था और उसमें कई बार चेंज हो गए, जैसे 1898 में, 1923 में, 1955 में। और जो हमारा विधि आयोग है उसकी 41वीं रिपोर्ट में इसके बारे में चेंज करने की बात कही भी गई थी और उसी के थ्रू CRPC 1973 बनाया गया था। अब मेजर प्रोविज़न क्या है इस बिल में, डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, यानी कि कोई इंसान है, डिटेंशन है, अंडर ट्रायल में डिटेंशन है, तो उसको क्या किया जाएगा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर विल बी रिलीज ऑन बेल। यानी कि ये इसमें नया प्रावधान किया गया है कि अगर तुम किसी अपराध में पकड़े जा रहे हो और उस अपराध की अगर तुमने 1/3 दिन उस डिटेंशन में काट लिए तो आपको बेल दी जाएगी आराम से। और आप अगर हाफ टाइम उसमें स्पेंड कर सके हो, उस मतलब ट्रायल में, सुनवाई में, उसमें आधा समय तुम्हारा निकल चुका है, तो आपको पर्सनल बॉन्ड पर बेल दी जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यानी कि ये सिस्टम क्या गया कि अगर आप सुनवाई में अभी दोष साबित नहीं हुआ है तो आपको बेल दी जाएगी, ये नहीं कि जेल में पड़े रहो दोष साबित नहीं हुआ तब तक। तो ये अच्छा प्रोविज़न किया गया यहाँ पे। और ट्रायल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, और जितने भी ट्रायल्स होंगे, जितने भी ट्रायल सुनवाइयाँ होंगी वो किस में होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगी। तो इससे अच्छा रहेगा क्योंकि सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, सब चीज़ें देखी जाएंगी और डाटा भी रहेगा, सबूत भी रहेंगे। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कोई भी पुलिस ऑफिसर, जैसे किसी का रेप हो गया, कुछ हो गया, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके बारे में बोल सकता है कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। और एक और नई चीज़ जोड़ी गई है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यहाँ पे कोई बड़ा ऑफेंस होगा उसमें क्या की जाएगी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी होगी, क्योंकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्राइम कैसे हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और ये भी कहा गया कि अगर किसी स्टेट के पास फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी नहीं है तो वो किसी और स्टेट से मंगाकर इसकी मदद ले सकता है। सिग्नेचर एंड फिंगर इम्प्रेशन, यानी कि ये जो अथॉरिटी हैं, जैसे पुलिस या कोई भी संस्था है जो किसी को गिरफ्तार कर रही है, तो उसके सिग्नेचर, उसके फिंगरप्रिंट, उसके आइरिस स्कैन, उसके मतलब अगर तुम दोषी भी नहीं हो तब भी तुम्हारे, जैसे आर्टिकल 22 भी कहता है, तब भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट और वो जो सबूत के तौर पर लिए जा सकते हैं। और टाइमलाइन डिसाइड की गई है, जैसे जजमेंट सुनाने की और विक्टिम को बताने की कि तुम्हारे ऊपर ये चार्ज है, ये सब चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन, फ्रेमिंग चार्ज, यानी पूरी तरह टाइमिंग। ये नहीं कोर्ट में 10 साल तक केस चलता रहेगा, टाइम बताएगा कितने टाइम में आप इसे फाइनल करोगे, कितने टाइम में आपको चार्जशीट लगानी होगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करने की बात कही गई है। और ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर, यानी कोई ऑफेंडर है उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल यहाँ पे हो सकता है। स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट, यहाँ पे जो पॉलिटिकल वेवर है उसमें मतलब जो उसमें पनिशमेंट से वेवर दिया गया है, यानी कि दिस विल एट दैट डेथ सेंटेंस कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी ये नहीं कि डेथ सेंटेंस पूरी तरह क्या कर दी जाएगी, माफ़ कर दी जाएगी, यानी पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है, यानी कि आजीवन कारावास को किस में चेंज किया जाएगा, 7 साल के सज़ा में चेंज किया जाएगा। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, एक्सपेडाइटेड केस डिस्पोजल, यानी कि प्रेस्क्राइब टाइमलाइन ऑफ द डिफरेंट जुडिशियल प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट विल हेल्प द टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस। और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या होगी, जुड़ेगी उन केसों से, तो ये फ़ायदे होंगे।
और इम्प्रूवमेंट इन राइट ऑफ विक्टिम्स, यानी कि जो एफआईआर करने का यहाँ पर राइट भी दिया गया है कि आप कहीं पे भी आपके साथ क्राइम होता है तो कहीं पे भी आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। फेयरनेस इन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कोई भी ऑफिसर तो उसे क्या करनी होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। इंक्रीज इन डिटेंशन पीरियड, यानी द पीरियड ड्यूरिंग विच ए अरेस्टेड पर्सन कैन बी सेंड टू पुलिस कस्टडी हैज़ बीन एक्सपेंडेड, यानी कि यहाँ पर डिटेंशन, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा इसका, यहाँ पर डिटेंशन पीरियड यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई है। फिर जो तीसरा बिल है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, और ये किसको रिपील करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो द एविडेंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1872 विद ए व्यू ऑफ कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, यानी कि जो भारतीय साक्ष्य कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, किस प्रकार का साक्ष्य माना जाएगा किसी को दोषी साबित करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उसके लिए लाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर मेजर प्रोविजन क्या है इस बिल के, इलेक्ट्रॉनिक और लीगल रिकॉर्ड एज एविडेंस, यानी कि इट प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड विल बी हैव द सेम लीगल इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, जैसे किसी के पास कोई इमेज है, किसी के पास कोई वीडियो है, तो उस तरह के रिकॉर्ड क्या माने जाएंगे, सेम लीगल इफेक्ट रखेंगे जो पेपर रिकॉर्ड रखता है उस तरह का। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ईमेल, सर्वर ब्लॉग, स्मार्टफोन, लोकेशन एविडेंस, वॉइस मेल, इन सब तक इनका मतलब एक्सपेंशन किया जा सकता है। और ओरल एविडेंस को यहाँ पे एक एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा, जैसे कोई क्रिमिनल है तो उसके ओरली क्या लिए जाएंगे, वॉइस रिकॉर्ड की जाएगी, तो और उसको भी एक एविडेंस के तौर पर यहाँ पर रखने की बात कही गई है। और जॉइंट ट्रायल भी किया जा सकता है, यानी कोई दो दोषी हैं और उन्होंने एक ही क्राइम किया है तो उनकी सुनवाई एक साथ कराई जा सकती है, उसे बोलते हैं जॉइंट ट्रायल। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसके, एक्सपेंशन इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यानी कि इसमें क्या है, जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी है वो मनमानी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यूज करके, या मतलब उनके स्मार्टफोन तक पहुँच, उनके लैपटॉप तक पहुँच। इश्यू ऑफ प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी का भी इशू, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली आप उनके अकाउंट्स पर ब्रीच कर सकते हैं। तो ये जो तीनों बिल थे इनके बारे में हमने जानने की कोशिश की, जो अभी बिल के तौर पर पेश किए गए स्टैंडिंग कमेटी के पास। जब ये एक्ट बनेंगे तो दोबारा से इनके बारे में और डिटेल में न्यूज आएंगी, तब इनके मतलब क्रिटिक पॉइंट और इनके जो मतलब क्रिटिकली एनालिसिस होगा वो तब और अच्छे से हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है, ये पार्लियामेंट में इम्प्रूव होके आते हैं, क्योंकि अभी एक्ट बने नहीं है, अभी बिल के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर जो दूसरा टॉपिक दिया है इसमें वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सरकार एक विधेयक लेके आई है, उसके बारे में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डिसीजन दिया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी, और उस समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता और सीजेआई शामिल होंगे। तो उसी के थ्रू और टाइमलाइन दी गई थी। सरकार इस पर क्या करेगी, ये तब तक काम करेगी जब तक सरकार इस पर कोई बिल नहीं लेकर आती। तो सरकार एक बिल लेके आई है, सीईसी एंड अदर ईसी अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। तो ये क्या करेगा, रिपील द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा ये। रेगुलेट द अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी सेवा शर्तें क्या होंगी उसके सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और कितना टाइम के लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिसाइड किया गया है। और भारतीय संविधान में क्या प्रोविज़न है, सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 324 क्या कहता है, द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच ए मेंबर अदर इलेक्शन कमिश्नर एज बाय प्रेसिडेंट में डिसाइड, यानी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसकी मदद के लिए अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में ये केस आया था, उसमें जजमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था जो सीईसी है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। तो उस कमेटी में कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ यानी विपक्ष का नेता होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तब वो कमेटी डिसाइड करेगी, तब जाके उनकी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और उसी को देखते हुए सरकार एक बिल लेकर यहाँ पे आई है। तो इसमें अपॉइंटमेंट कैसे कहा गया है,
CEC एंड अदर EC विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। वही बात कही है कि सिलेक्शन कमेटी सिफारिश करेगी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में होगा कौन? इस बिल में सरकार ने क्या कहा है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस कमेटी के हेड होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का, यदि लोकसभा का जो मेंबर है लीडर ऑफ अपोजिशन वो होगा उसमें, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाएगा। यानी यहाँ पे CGI की जगह पे क्या कर दिया है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ले लिया गया है, जिसकी वजह से इस बिल की आलोचना हो रही है। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कौन माना जाएगा, यानी विपक्ष का नेता कौन माना जाएगा, तो ये कहा गया है जो सबसे बड़ी पार्टी होगी लोकसभा में विपक्ष में, उसका जो नेता होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। फिर एक सर्च कमेटी बनाने की बात कही गई यहाँ पे, जो क्या करेगी, इलेक्शन कमिश्नर वो देखेगी कि किन लोगों को मतलब उसके लिए नियुक्त करना चाहिए, यानी एक तरह से सर्च करेगी उन लोगों को। तो हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड कंप्राइजिंग ऑफ 2 अदर मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि सचिव की रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए, एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी होना चाहिए और अदर सेक्रेटरी की रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। इट विल प्रिपेयर ए पैनल ऑफ 5 पर्सन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द, यानी ये क्या करेगी, 5 मेंबर डिसाइड करके देगी किसको, सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी में कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, विपक्ष का नेता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर है। तो उसको ये 5 मेंबर देगी कि इनमें से आप क्या करो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर चूज करो। द सिलेक्शन कमेटी मे आल्सो कंसिडर एनी अदर पर्सन देन दोज इंक्लूड इन द पैनल बाय द सर्च कमेटी, यानी उन्हीं में से जो सर्च कमेटी ने उसमें इंक्लूड किया। तो सर्च कमेटी का काम क्या है, 5 मेंबर चूज करके देना किसको, सिलेक्शन कमेटी को, तब जाकर उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयोग से नियुक्त किया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन क्या बताएगी इस बिल में, यहाँ पे पर्सन हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड ए पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि सचिव के स्तर का पद भारत सरकार में वो इंसान रखता हो तब उसे क्या नियुक्त किया जाएगा, यानी उसकी क्वालिफिकेशन है। सच ए पर्सन मस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, यानी उसके इलेक्शन के फील्ड में नॉलेज भी होनी चाहिए। टर्म कितना होगा, तो टर्म यहाँ पे वही रखा गया जो पहले था, 6 ईयर और 65 ईयर्स जो भी पहले हो। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। और यहाँ पर जो मेंबर होंगे चाहे CEC हो या EC हो, दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है CEC, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 ईयर, यानी अगर कोई जैसे पहले इलेक्शन कमिश्नर बना था और अब बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसका जो टेन्योर है 6 साल वाला वो बढ़ेगा नहीं। अगर वो 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसे इस्तीफा देना होगा। सैलरी और अलाउंस क्या है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के, जो कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है सैलरी और अलाउंस वही इनको मिलेगा। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन क्या है, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन CEC कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन मैनर सिमिलर टू दैट सुप्रीम कोर्ट जज, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाया जाता है ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। और तब उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर देगा, क्योंकि एक मोशन आता है उसके लिए और मोशन पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में, और तब प्रेसिडेंट अपनी सहमति देता है अगर वो मोशन पास हो जाता है तो जैसे बताया भी गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम बोथ हाउस, ऐसे करके। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे फिर सरकार ने इसमें जो बिल है इसमें चेंज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी ऐसे ही हटाया जाएगा जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। तो ये सरकार ने यहाँ पे फिर इसमें चेंज किया है और इसको अपनी तरफ से डालने की कोशिश की है। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होंगे, ऑल बिजनेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इट टू बी कंडक्ट अनएमिसली, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। अगर कोई भी मतभेद होता है तो बहुमत के हिसाब से उसमें डिसीजन लिया जाएगा। इस बिल से रिलेटेड चिंता क्या बताई जा रही है, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी कि क्या कहा जा रहा है, ये जो बिल है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें CGI की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इन्होंने CGI को क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। जो अनूप बर्णवाल
यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, उसमें से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यूट्रलिटी द कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी मे लीड टू द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा सिलेक्शन कमेटी में और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चूज किया जाएगा, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी की बात हो रही है कि निष्पक्षता कहाँ है यहाँ पे। तीसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो सर्च कमेटी है वो रिकमेंडेशन एंड अपॉइंट एनीवन इन वांट, यानी कि जो सर्च कमेटी है उसमें कौन है, सेक्रेटरी रैंक के जो मेंबर हैं वो सरकार डिसाइड करेगी और वही लोग 5 लोगों को चुन कर देंगे कि इनमें से आपको चूज करना है। तो ये फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिखाई देता। इस तरह की बात इन्होंने कही है यहाँ पे। इंडिपेंडेंस ऑफ CEC एंड EC, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज रेपुगेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन, यानी कि जब ये इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर है, इनका अपॉइंटमेंट ऐसे होगा तो जो इलेक्शन कमीशन है वो किसके अंडर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जाएगा। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, तो वो कहाँ से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति उनका रिमूवल सब सरकार के हाथ में आ जाएगा तो फिर यहाँ पे जो इलेक्शन है उनमें निष्पक्षता देखने को नहीं मिलेगी, जो कि हमारे मूल संविधान के मूल ढांचे का एक पार्ट भी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो यहाँ पे कुछ आगे की राह भी बताई गई है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि जो रिमूवल ऑफ इलेक्शन अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए भी सेम प्रोविज़न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जैसे। फिर आगे क्या कहा है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, यानी सभी हितधारकों से क्या करना चाहिए, यहाँ पे सजेशन लेना चाहिए कि कैसे कैसे यहाँ पे करना चाहिए। और फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल, द एलिवेशन ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर शुड बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सीनियरिटी के हिसाब से चूज करने की यहाँ पे बात कही गई है। और मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन बिफोर फाइनलिंग द बिल, यानी सभी से क्या करनी चाहिए, जनहित मतलब पब्लिक के सामने इसको रखना चाहिए और वहाँ से लोगों की सिफारिश यहाँ पे ली जानी चाहिए, तब इस बिल को फाइनली एक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।